गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब बच्चों। मैंने मैसेज किया था कि उत्तर प्रदेश सरकार ने रोजा बंद करो ए बेटा उत्तर प्रदेश सरकार ने लगभग 30% का सिलेबस कम कर दिया है। इसलिए जो बेटा बहुपद वाला जो पार्ट था वो कट गया है। तो हम लोगों को हमने जो पिछले 2-3-4 क्लासेस लिए वो नहीं पढ़ना है आपको। अब हम लोग नया चैप्टर पढ़ेंगे और वो जो नया चैप्टर है वो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। कई चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले कॉन्सेप्ट इसका जानिए कि है क्या है, कौन सी चीज है, किसके बारे में हमको अध्ययन करना है, ये समझना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे समीकरण, फिर हम जानेंगे रैखिक समीकरण और फिर हम जानेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण और युग्म के बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि कथन क्या है, स्टेटमेंट जिसे बोलते हैं। कथन जब हम कोई विचार रखते हैं, व्यक्त करते हैं, अपनी बातों को कहते हैं तो क्या कहलाता है? कथन कहलाता है। कोई भी बात जब हम व्यक्त करते हैं, कोई विचार व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। क्लियर? कथन किसे कहते हैं? जब हम कोई विचार व्यक्त करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कथन कहते हैं। यह है कथन। अब बात करते हैं समीकरण। समीकरण क्या है? ऐसा समानता सूचक कथन, ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें चर एवं अचर दोनों राशियां मौजूद होती हैं। ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें चर एवं अचर दोनों राशियां मौजूद होती हैं उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। ये स्टेटमेंट। ऐसा समानता सूचक कथन जिसमें चर एवं अचर दोनों राशियां मौजूद होती हैं उसे क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। जैसे अगर मैं लिखता हूं कि 3 × 3 = 9, ये समानता सूचक कथन है। बराबर को ही समानता सूचक कथन कहते हैं। ये जो बराबर है यही क्या है? समानता सूचक। इक्वल का जो चिन्ह है वही समानता सूचक क्या है? कथन है। तो 3 × 3 = 9
ये जो दिया हुआ है ये समानता सूचक कथन नहीं है, ये समीकरण नहीं है, समानता सूचक कथन तो है लेकिन ये समीकरण नहीं है, क्योंकि समानता सूचक कथन जिसमें चर एवं अचर दोनों राशियां मौजूद होती हैं। तो क्या इसमें अचर राशि मौजूद है? क्या अचर राशि तो मौजूद है, कांस्टेंट तो मौजूद है, लेकिन क्या वेरिएबल मौजूद है? क्या चर राशि मौजूद है? जी नहीं, चर राशि मौजूद नहीं है, इसलिए ये समीकरण नहीं होगा। लेकिन यदि मैं लिखता हूं कि x इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो क्या ये समीकरण है? तो आपका उत्तर होना चाहिए यस, इट इज इक्वेशन, ये समीकरण है। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि चर राशियां मौजूद हैं और अचर राशि मौजूद है, इसलिए एक ऐसा समीकरण करते हैं, समानता सूचक कथन भी है, इसमें चर राशि मौजूद है, अचर राशि मौजूद है, देयरफॉर इट इज इक्वेशन, इसलिए ये समीकरण है। तो समीकरण अगर आपसे कोई पूछता है कि क्या है समीकरण, तो आप बता लेंगे कि नहीं बता लेंगे? मुझे लगता है आप बता लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग बात करते हैं, अगर हमने लिखा और ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5, यदि मैं आपसे पूछूं कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, यदि मैं आपसे पूछूं x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 0, यदि मैं आपसे पूछूं x क्यूब प्लस 2x या x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, मैं पूछूं कि ये क्या है, तो आपका उत्तर होना चाहिए कि ये क्या है? समीकरण है, समीकरण है ये। क्यों? क्योंकि इसमें चर राशियां भी मौजूद हैं और अचर राशियां भी मौजूद हैं, इसलिए समीकरण है। समानता सूचक कथन भी लगा हुआ है, इसलिए समीकरण है। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होगी मुझे लगता है, सबको समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि ये सब क्या है? तभी आपका उत्तर होगा कि ये क्या है? समीकरण। तो समीकरण के बारे में आप जान चुके हैं। अब बात आती है रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशंस। क्या बोलेंगे? अंग्रेजी में बोलते हैं रैखिक समीकरण अर्थात लीनियर इक्वेशन। अब ये कौन सी बना? तो ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की जो घात हो वो कितनी हो, मैक्सिमम जो हाईएस्ट पावर हो चर राशि को कितनी हो, 1 हो, तो वो रैखिक समीकरण कहलाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा समीकरण जिसमें चर राशि की जो सबसे बड़ी घात हो कितनी हो, 1 हो। चर राशि की जो घात हो कितनी हो, 1 हो।
उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। तो क्या ये रैखिक समीकरण है? जी नहीं, ये रैखिक समीकरण नहीं है। आपसे कोई पूछेगा क्यों नहीं है, आपका उत्तर होगा कि यहाँ पर चरराशि की जो सबसे बड़ी घात है एक ना होकर कितनी है? 2, इसलिए रैखिक समीकरण नहीं है। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये रैखिक समीकरण है, आपका उत्तर होगा नहीं। पूछेगा क्यों, आप होंगे चरराशि की घात कितनी है? 2। अगर आपसे कोई पूछता है कि ये रैखिक समीकरण है, आप कहोगे नहीं। पूछेगा उत्तर क्यों, आप कहोगे इसमें चरराशि की सबसे बड़ी घात कितनी है? 2। ये बात क्लियर हुआ कि नहीं? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे इसमें ये पूछूं कि ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, आप कहोगे है। पूछोगे क्यों, क्योंकि यहाँ पर x का पावर 1 है, y का पावर 1 है और z का पावर 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। यदि मैं आपसे पूछूं कि ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, आपका उत्तर होगा यस, ये रैखिक समीकरण है। पूछेगा कोई क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी x के पावर 1 है, यहाँ पर y पावर 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इतनी बात समझ में आई? अगर आपसे कोई पूछता है कि ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है, आपका उत्तर होगा यस, ये रैखिक समीकरण है। पूछेगा कोई क्यों, क्योंकि x पावर 1 हो, यहाँ पर भी x पावर 1, तो ये रैखिक समीकरण है। तो आपने अंतर देखा, रैखिक समीकरण जान पाए होंगे, मुझे लगता है कि क्लियर हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इतनी बात क्लियर होगी, आप जानेंगे रैखिक समीकरण। तब हम आगे बढ़ते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ये रैखिक समीकरण है, लेकिन कै चर वाले रैखिक समीकरण है? 1, 2, 3 प्रकार के चर है। एक x है, दूसरा y है, तीसरा z है। इसलिए 2 चर वाला रैखिक समीकरण नहीं है, बल्कि 3 चर वाला रैखिक समीकरण है। यहां पर यदि मैं आपसे पूछूं कि क्या चर है, तो यहां पर 2 चर वाले रैखिक समीकरण है जिनके बारे में आपको ध्यान करना है। अगर मैं पूछूं ये, तो ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन एक चर वाला रैखिक समीकरण है। इसलिए आपको इस कैसे रैखिक समीकरणों के बारे में पढ़ना है, ऐसे रैखिक समीकरणों के बारे में जिसमें क्या चर है? 2। फॉर एग्जाम्पल x + y = 5, या x + y = 2x + 3y = 7, या इसमें क्या चर है? 2 चर है, रैखिक समीकरण है, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण है। क्लियर? इसी तरह से 2x या 2, अगर मैं कहूं कि 2t + 7u = 5, ये रैखिक समीकरण है कि नहीं है? तो आप कहोगे है, क्योंकि यहाँ पर t पर घात 1 है और u पर घात 1 है, इसलिए रैखिक समीकरण है और 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? तो 2 चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। अब बात करता है युग्म। युग्म मतलब होता है पेयर, पेयर की बात कर रहा है। तो पेयर के बारे में क्या जानना है? जैसे हमने लिखा 2x + 3y = 7 and 3x + 2y = 8। तो ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण है और ये 2 चर वाला रैखिक समीकरण, तो ये दोनों मिलकर क्या बन गए? युग्म। क्या बन गए? युग्म बन गए। तो आपको पाठ का मतलब समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे समीकरणों के बारे में सोचना है, समझना है, जानना है। मुझे लगता है कि एकदम स्पष्ट हो गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। क्या मैं आपको समझा पाया?
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब देखिए, अगर आपसे कोई पूछता है कि किसी रैखिक समीकरण को किस रूप में लिखा जा सकता है, तो रैखिक समीकरण का जो मानक रूप होता है वो कैसे होता है? ax प्लस dy प्लस c। यह है रैखिक समीकरण का मानक योग। यहां पर आपसे पूछ ले ये बराबर 0, ये हो गया रैखिक समीकरण। लेकिन यहां पर आपको ध्यान देना है कि ना a 0 है और ना ही b 0। a और b दोनों 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण होगा। यानी आपसे पूछता है, इसे ध्यान रखिए, आपसे पूछता है कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0 दो चरों वाले रैखिक समीकरण को प्रदर्शित करता है। कब? पहला कंडीशन आ गया, a 0 है और b 0 है। दूसरा कंडीशन दे दिया कि a 0 नहीं है, b 0 है। तीसरा कंडीशन है कि a 0 नहीं है, 0 है लेकिन b 0 नहीं। और चौथा कंडीशन आ गया कि b 0 नहीं है और b भी 0 नहीं है। तो आपका उत्तर कौन होगा कि a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ नहीं? यानी आपको ये जानना है कि ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण कब होगा? जब a 0 के बराबर नहीं होगा और b भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब आप कहेंगे कैसे? आइए देखते हैं। लेकिन ये पहले कंडीशन को देखिए, अगर a 0 हो जाए और b 0 हो जाए तो ये 0 हो गया, ये भी 0 हो जाएगा, क्योंकि a का 0 पर प्लस x में होगा तो क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। और b का a भी 0 होगा तो 0 0 और c इक्वल टू 0। तो यहाँ पर c क्या है? कैसी राशि है? a b और c जो है, a b और c कैसी राशियां हैं? अचर राशि। कैसी राशि है? अचर राशियां। तो जब ये अचर राशियां हैं तो अगर ये 0 हो जाएगा तो अचर राशि 0 के बराबर हो जाएगी। तो यहां पर क्या हो गया? तब तो ये समीकरण ही नहीं रह गया। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है कि c इक्वल टू 0, c इक्वल टू किससे आएगा? 0। जब a 0 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा तो c इक्वल टू 0 हो जाएगा। और c कैसी राशि है? अचर राशि। c कैसी राशि है? अचर राशि। तो c, अब बोलो सी तो सर सी तो अक्षर है, तो ये अचर राशि कैसे हो गया? यारे बच्चों, अगर इस तरह से लिखा हुआ है ये 2x प्लस 3y इक्वल टू 7 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। तो जो ये c अगर तुलना करें तो यहाँ पर देखिए ax है कि नहीं है? तो x का गुणांक कितना है? यहाँ पर a है, यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2 है, तो a इक्वल टू 2 हो गया। यहाँ पर y का गुणांक b है और यहाँ पर y का गुणांक 3 है, तो b इक्वल टू क्या हो गया? 3 हो गया। यहाँ पर c अकेले है, यहाँ पर -7 अकेले है, तो c -7 हो गया। तो 2 भी अचर राशि है, 3 भी अचर राशि है और -7 भी अचर राशि है। इसका मतलब क्या हो गया? a b और c तीनों अचर राशियां हैं। ये बात क्लियर हो गई कि नहीं होगी? अब वो परिमेय संख्याएं हैं क्या है उससे बात की बात है। क्लियर? तो c इज इक्वल टू 0, तो c इक्वल टू 0 है, अचर राशि 0 के बराबर हो गया। तो क्या ये समीकरण रह गया? जी नहीं, ये समीकरण ही नहीं रहेगा। आप कहेंगे क्यों? क्योंकि समीकरण में चर और अचर दोनों राशियां मौजूद होती हैं। यहाँ पर तो चर और अचर राशि मौजूद नहीं, इसलिए समीकरण नहीं है, अर्थात ये ऑप्शन हो गया गलत। ठीक? अब हम अगले ऑप्शन पर, अगला ऑप्शन क्या है इसको देखिए। a 0 के बराबर ना हो, b 0 हो जाए। अगर b 0 हो जाएगा तो ये पूरा खत्म हो जाएगा, नहीं जाएगा, और आपको क्या मिलेगा? ax प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर ax प्लस c इज इक्वल टू 0 मिल रहा है तो एक चर वाला रैखिक समीकरण रह गया या दो चर वाले रैखिक समीकरण रह गया? एक चर वाला रैखिक समीकरण रह गया, क्योंकि यहाँ पर एक चर कौन है? x है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलिए, इसलिए ये भी ऑप्शन हो गया गलत। अब अगर a 0 के बराबर हो जाए, b 0 के बराबर ना हो तो क्या होगा?
यानी ये 0 हो गया, ये 0 के बराबर नहीं होगा तो क्या मिलेगा आपको पी वाई प्लस सी इस करके ये 0 हो जाएगा। फिर एक जगह पर जब 0 रखेंगे तो ये पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो पी वाई प्लस सी इस करके हो गया 0। तो ये जब 0 हो गया तो ये इसमें भी कितना है एक चर है, इसलिए एक चर वाला रैखिक समीकरण हो गया। और अगर a 0 नहीं है b 0 नहीं है तो आपका क्या होगा दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे लिखेंगे तो आपका उत्तर होना चाहिए कि दो चर वाला रैखिक समीकरण किस रूप में लिखा जा सकता है ax + by + c बराबर 0 के। अगर आपसे पूछता है कि a b और c क्या है तो आपको ये a b और c क्या है अचर राशियां हैं, कोई वास्तविक संख्या है। यदि आपसे कोई पूछता है कि a और b का मान क्या हो सकता है तो आप कह सकते हो कि a और b का मान कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है लेकिन 0 नहीं हो सकती। आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा कि क्या सर c 0 हो सकता है? जी हाँ, c 0 हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल 2x + 3y = अगर हम 0 लिख दिया तो a 0 नहीं है, x का गुणांक a है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है, a बराबर 2 हो गया। y का गुणांक b है, y गुणांक 3 है, b 3 हो गया। लेकिन c है नहीं, यानी c 0 के बराबर हो गया। इसीलिए यहाँ पर c के बारे में कोई बात नहीं की, यानी c का मान कुछ भी हो सकता है। तो आज मैंने जो आपको बताया समझ में आया कि नहीं आया? मुझे लगता है क्लियर हो गया हो। अब इस प्रश्नावली में जो बातें आपको ध्यान में रखनी है उनको आप सीखिए। ये जो चैप्टर है देखिए गणित क्या है, गणित को जब तक आप सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, व्यवहारिक जीवन से नहीं जोड़ेंगे तब तक गणित बहुत कठिन लगेगा। तो गणित को व्यवहारिक जीवन से जोड़ते हुए आप सवालों को लगाइए। जैसे उम्र के सवाल आएंगे तो उम्र के सवाल आएंगे मान लीजिए इस चैप्टर में, तो उम्र के सवाल में क्या, जैसे मान लीजिए हम छोटे थे तो हमारा छोटा भाई भी छोटा था। 5 साल पहले अगर हमारी उम्र कम रही होगी तो हमारे छोटे भाई की भी उम्र कम रही होगी, हमारे पिता की उम्र भी कम रही होगी। मान लीजिए इस समय आपकी उम्र 15 साल है और आपका एक भाई है उसकी उम्र 10 साल है, तो 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी रही होगी? 15 में से 5 घटेगा 10 आएगा। आपके भाई की उम्र 10 थी तो 5 साल उसमें से भी घटेगा तो कितना आएगा? 5 आएगा। ऐसा नहीं होगा कि आपके भी उम्र में से केवल घटेगा, उसकी उम्र में से नहीं घटेगा। कुछ चीजें जाननी है, समझनी है आपको। हम लोग चर्चा करते रहेंगे सवाल पर, लेकिन आप लोग मेहनत कीजिए। कोई समस्या हो तो बताइए, बेसिक बातें ध्यान में रखिए और हम लोग कल से प्रश्नावली पर पहुंचेंगे। आज यहीं पर क्लास समाप्त होता है, कल मिलते हैं। धन्यवाद।